हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 के सेकेंड अध्याय प्राणियों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। आप इस अध्याय को फ्री क्लासेस पर देख सकते हैं। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट के बहुत सारे वीडियो और प्लेलिस्ट के दो बनाए गए हैं, जिन पर आप कई भी सब्जेक्टों को एनसीईआरटी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, ये सब को भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को उस अध्याय में कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वहाँ भी फ्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पे बेहतर तरीके से वहाँ पढ़ाया गया है। अगर आप फिर भी आप लोगों को कोई अगर उससे जुड़ी हुई कोई समस्या है तो आप हम लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और भी उसको बेहतर तरीके से समझाया जाएगा या आपकी परेशानियों को समाधान किया जाएगा। तो आइए आज हम एनसीईआरटी के क्लास 7 के अध्याय 2 प्राणियों में पोषण के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राणियों में पोषण, इसको अंग्रेजी में हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स बोलते हैं। तो अध्याय 2 हमारा क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। पादप जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। परंतु प्राणी ऐसा नहीं करते, लेकिन जीव जो होते हैं ऐसा नहीं करते हैं। वो भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, मतलब निर्भर रहते हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधे पर निर्भर रहते हैं। जो प्राणी है अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से माने डायरेक्टली निर्भर रहते हैं, या परोक्ष रूप से मतलब कि इनडायरेक्टली कह सकते हैं, सीधा या किसी साधन के रूप में वो पौधे पर निर्भर रहते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधे का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो पौधे का सीधा भक्षण करते हैं, माने सीधा ही भोजन के रूप में उसे ग्रहण कर लेते हैं। जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधा खाते हैं। कई जंतु ऐसे भी हैं जो अपना आहार पौधों को बनाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। मानव जो होते हैं उन्हें वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतःग्रहण विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित होती है, मतलब सम्मिलित होती है। जो प्राणी होते हैं वो अपने पोषण मतलब भोजन करते हैं तो उसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आहार के अंतःग्रहण मतलब भोजन को जब हम लोग ग्रहण करते हैं या विधि को, तो शरीर में इसका उपयोग की विधि सम्मिलित होती है। शरीर में इसका कैसे कैसे प्रयोग होता है, क्या क्या क्रियाएं होती है, वो सब भी उसमें सम्मिलित होते हैं। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य के अनेक संघटक होते हैं। स्मरण कर उनके नाम लिखिए। हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि खाद्य के अनेक संघटक होते हैं। स्मरण करके उनका नाम लिखना, मैंने याद करके उनका नाम लिखना है। तो हमने पहला देखा था कि सबसे पहले क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को देखा था। क्या? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद क्या था? विटामिन था। उसके बाद क्या था? प्रोटीन, वसा, और लास्ट हमारा क्या था? वसा और खनिज लवण। ये सभी जो होते हैं भोजन के संघटक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक होते हैं जो क्या होते हैं? जटिल रूप में होते हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो इन पदार्थों का जो उपयोग है, संघटक है, वो सीधे नहीं करते हैं। उनको जटिल से सरल रूप में फॉर्म करते हैं, उसके बाद उसका ग्रहण करते हैं। अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है। जैसे कोई भी क्रिया होती है
जो जटिल पदार्थ हैं वो सरल पदार्थ में टूटेंगे या विखंडन होंगे, ऐसे क्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? तो विखंडन बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें क्या दिखाया गया है, तो ये जो है कि जटिल फॉर्म में है। ये जो छोटे छोटे पदार्थ हैं या बिंदु के साइज का दिया हुआ है, ये क्या है? एक जटिल पदार्थ है। जटिल पदार्थ जो कि अब क्रियाओं द्वारा टूटकर ये सरल पदार्थ में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। जब जटिल पदार्थ टूटकर सरल पदार्थ में या विघटन करके छोटे छोटे सरल पदार्थों में बन जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पाचन बोलते हैं। पाचन को अंग्रेजी में हम डाइजेशन बोलते हैं। अब हमारा 2.1 खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां। जो हम लोग खाद्य को ग्रहण करते हैं उसकी अनेक विधियां हैं, उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। भोजन के अंतःग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं तो सभी जीवों में अलग अलग तरीके की होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी को हम लोग दूसरा नाम क्या है? हमिंग बर्ड है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी पौधों का मकरकंद चूसते हैं। पौधे का मकरकंद चूसते हैं मतलब फूलों का रस वो चूसते हैं। मानव एवं अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीती है। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। अजगर जो जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। अजगर वंश के जो प्राणी होते हैं वो अपने शिकार को क्या करते हैं? समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। कुछ जलीय प्राणी ऐसे भी होते हैं जो पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं, माने उनको अंतःग्रहण करते हैं। अब हम क्रियाकलाप 2.1 को देखते हैं और उसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा क्या कह रहा है कि सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है? अपने प्रेक्षण सारणी 2.1 में लिखिए। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतःग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन अंतःग्रहण करते हैं। अब हमारा सारणी को देखते हैं। सारणी में देखिए क्या दिया हुआ है। सारणी 2.1 में अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां दी गई है। अंतःग्रहण की विधि का मतलब होता है कि जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं वही क्या कहलाता है? अंतःग्रहण कहलाता है। तो एक तरफ जंतु के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आहार का प्रकार और आहार की कौन सी विधि है उसको देखना है। जैसे विधि में क्या हो जाएगा? चबाना, छीलना, काटना, भेदना, निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूसन, ये सभी क्या है? आहार की विधियां हैं। तो ये सभी हमको देखना है और कैसे कैसे करते हैं उनको लिखना है। यहाँ पर एक अद्भुत सत्य दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि स्टारफिश तारा मछली चित्र 2.1 कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। तो हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCO3। जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो कठोर कवच बने होते हैं वैसे जंतुओं का आहार करती है। कौन? तो स्टारफिश। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है, तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय आप वापस शरीर में चला जाता है और खाकर क्या होता है? उसका आमाशय फिर पुनः उसके शरीर में चला जाता है। आहार धीरे धीरे पचता है। जो उसने आहार को ग्रहण किया रहता है उसका डाइजेशन होता है, वो पचना होता है, धीरे धीरे शुरू होता है। अब हमारा 2.2 में मानव पाचन के बारे में हमको पढ़ना है कि मानव में पाचन की प्रक्रियाएं कैसे होती है, उसके बारे में हमको देखना है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करते हैं। हम अपने मुख द्वारा भोजन का क्या करते हैं? तो अंतःग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित हो जाता है। जो आहार हम लोग भोजन करते हैं अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, पचा नहीं है, तो मल के रूप में क्या होता है? निष्कासित हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है।
भोजन जो होता है क्या होता है, तो शरीर में एक सतत नली से गुजरती है जो मुख्य गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। जो भोजन का अंतःग्रहण है वो कहाँ से शुरू होता है, तो मुख्य गुहिका से शुरू होता है और गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। इस नली को जो है कि हम लोग विभिन्न भागों में बांटते हैं। पहला क्या है, तो मुख्य गुहिका है। दूसरा क्या है, तो ग्रास नली है या ग्रासिका है। तीसरा हमारा आमाशय आता है। चौथा क्षुद्रांत या छोटी आंत आता है। पांचवा जो है कि बृहद्रांत या बड़ी आंत आता है जो मलाशय से जुड़ी होती है। जो किससे जुड़ी होती है, मलाशय से जुड़ी होती है। छठा हमारा मल द्वार अथवा गुदा आता है। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। यही सभी भाग जो होते हैं कि शरीर में किस आहार नाल का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता रहता है। जैसे कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं और वो जिस जिस भाग से गुजरता रहता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन होता रहता है शरीर में क्रमिक रूप से। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करती है। जो जो शरीर में आहार नाल होते हैं वो शरीर के अंदर विभिन्न ग्रंथियों को जनरेट करती है, उत्पन्न करती है। जैसे लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित होते रहते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदलते हैं। पाचक रस का क्या काम होता है, तो वो जो होते हैं कि हमारे शरीर में भोजन के रूप में जो जटिल पदार्थ ग्रहण करते हैं उसको सरल रूप में वो फॉर्म करती है। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। आहार नाल एवं संबंध जो ग्रंथियां होती है वो हमारे शरीर में पाचन तंत्र का निर्माण करती है। जैसा कि चित्र 2.2 में आप देख सकते हैं, ये मानव पाचन तंत्र का चित्र है। जहाँ से देखिए ये हमारा मुख है जो जिससे हम लोग भोजन का अंतःग्रहण करते हैं। तो भोजन को मुख में हम लेते हैं, मुख गुहिका से अंतःग्रहण करते हैं। मुंह में ही हमारा लाला ग्रंथि होता है जिससे मन लार निकलता है, जो हमारे भोजन को चबाने के समय वो लार क्या करता है, उसको सॉफ्ट और टुकड़े टुकड़े में विभाजित करने में सहायता करता है। उसके बाद भोजन का पाचन धीरे धीरे ग्रासिका के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद वो भोजन ग्रासिका के बाद आमाशय में चली जाती है। आमाशय के बाद भोजन धीरे धीरे करके अग्नाशय में, अग्नाशय के बाद क्षुद्रांत में, क्षुद्रांत के बाद कहाँ चलाता है, बृहद्रांत में चलाता है। उसके बाद मलाशय में, और वो उत्सर्जन के रूप में मल द्वारा बाहर निकल जाता है गुदा ग्रंथि के द्वारा। आइए अब हम इन्हें एक एक करके विभिन्न भागों को बारे में जानते हैं। आहार नल में कौन कौन से विभिन्न भाग है उनके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। मुख एवं मुख गुहिका। पहला क्या है हमारा, मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वार से होता है। भोजन का जो हम लोग अंतःग्रहण करते हैं वो मुख द्वार होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। आहार को जब हम लोग शरीर के अंदर लेते हैं तो क्या कहलाती है, अंतःग्रहण कहलाती है। अब हम आगे देखते हैं। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब हम क्रियाकलाप 2.2 को देखते हैं। जैसा कि हमने इस क्रियाकलाप को अब पढ़ते हैं। अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। तो हमारे मुख में मुख्यतः जो होते हैं 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं, कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने में काम आते हैं, उन दांतों की पहचानिए और चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। अपने परीक्षण सारणी 2.2 में लिखिए।
अब हम आगे देखते हैं। कह रहा है एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने या कर्तन एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने में काम आते हैं? उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। अपने प्रेक्षण सारणी 2.2 में लिखिए। अब हम आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो हमारे मुंह में जो दांत होते हैं वो मेनली जो होते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं। हमारे मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? तो चवर्णक है। दूसरा क्या है? अग्र चवर्णक है। तीसरा क्या है? रदनक है। और चौथा क्या है? तो कृंतक है। इसको अंग्रेजी में हम लोग चवर्णक को मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हम लोग मोलर्स बोलते हैं। अग्र चवर्णक को हम लोग अंग्रेजी में प्री मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री मोलर्स। रदनक को हम लोग अंग्रेजी में कैनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनाइन बोलते हैं। और कृंतक को हम लोग अंग्रेजी में इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसीजर्स बोलते हैं। तो मेनली हमारे मुख में जो होते हैं वो 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? तो 32 दांत होते हैं हमारे मुख में। अब देखिए चवर्णक जो होते हैं, जो हमारा मान ली ये नीचे का जबड़ा का चित्र दिया हुआ है। ये जो है कि हमारा नीचे के जबड़ा का दांत का चित्र दिया हुआ है। तो हमारे नीचे के जबड़े में जो होते हैं 3 इस साइड चवर्णक होते हैं और 3 इस साइड चवर्णक होते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे मुख में जो होते हैं कि 6 चवर्णक होते हैं और 2 इस साइड में अग्र चवर्णक होते हैं और 2 इस साइड में। तो कुल 4 अग्र चवर्णक होते हैं निचले जबड़े में। रदनक जो होते हैं कि एक दाएं साइड एक बाएं साइड रहता है। तो मुंह में जो होते हैं कि 2 रदनक या कैनाइन होते हैं। कृतनक जो होते हैं कि हमारे मुंह में 4 होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इंसीजर्स भी बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। हमारे मुख में क्या होती है? तो लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस माने लार स्रावित करती है। लाला रस को क्या बोलते हैं? तो लार बोलते हैं। वो हमारे मुख से हमेशा स्रावित होती रहती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाएं। अब हम सारणी 2.2 के दांत के प्रकार एवं उनके कार्य को हम लोग देखते हैं। अब कह रहा है कि दांत के प्रकार एवं दांत की संख्या, मन निचला जबड़ा में कितने दांत होते हैं और ऊपरी जबड़ा में कितने दांत होते हैं और उसका योग कितना होता है उसको लिखना है। तो हमारा कह रहा है पहला कर्तन एवं दंशन वाले दांत। जो कर्तन एवं दंशन वाले दांत होते हैं इसका मतलब होता है कि जो काटने और दंश करने के वाले दांत है उनको क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं कि इनको क्या बोलते थे? तो इनको कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको कृंतक बोलते हैं। या इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं। तो हमारा इंसीजर जो होता है कि निचले जबड़े में 4 होते हैं और ऊपरी वाले जबड़े में 4 होते हैं। तो कुल कितने इंसीजर होते हैं? तो 8 जो होते हैं कि होते हैं जो हमारे कर्तन या दंशन में काम आते हैं। अब हमारा कह रहा है कि चीरने एवं फाड़ने वाले दांत। तो चीरने फाड़ने वाले दांत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रदनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रदनक बोलते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में कैनाइन बोले थे। क्या बोले थे? कैनाइन बोले थे। तो हमारे मुख में जो होते हैं कि 4 कैनाइन होते हैं। 2 जो होते हैं निचले जबड़े में, 2 ऊपरी जबड़े में और कुल 4 कैनाइन होते हैं। चबाने एवं पीसने वाले दांत। तो चबाने वाले और पीसने वाले जो दांत होते हैं हमारे 2 है। एक होता है चवर्णक और एक होता है अग्र चवर्णक। तो जो चवर्णक में होते हैं, चवर्णक में निचले जबड़े में 6 होते हैं और ऊपरी जबड़े में कितने होते हैं? 6 होते हैं। अग्र चवर्णक जो दांत होते हैं वो निचले जबड़े में 4 होते हैं और ऊपरी जबड़े में 4 होते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं। तो हमारे चबाने एवं पीसने वाले दांत कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। अब हम आगे देखते हैं हमारा आगे क्या कह रहा है। दूध के दांत तथा अस्थायी दांत। दूध के दांत क्या है और अस्थायी दांत क्या है उसके बारे में हम लोगों को देखना है। क्या कह रहा है? क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है। शैशव काल क्या है? तो जब हम बच्चे रहते हैं 8 वर्ष की आयु के उससे नीचे, तो हमारा जब जन्म लेते हैं उस काल को शैशव काल कहते हैं। तो जब हम 2 साल 3 साल के ग्रो करते हैं तो हमारे क्या होते हैं? दांत निकलने लगते हैं। और जो होते हैं कि लगभग 8 साल के उम्र में वो दूध के दांत जो होते हैं वो गिरने लगते हैं। जो दांत हमारे गिरने लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दूध के दांत बोलते हैं।
इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं और दूध के दांत झड़ने के बाद उन दांतों के स्थान पर क्या होते हैं, तो दूसरे दांत निकलने लगते हैं, जिन्हें हम अस्थाई दांत बोलते हैं या इसको अंग्रेजी में हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के अस्थाई दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं। जो स्वस्थ आदमी होते हैं उनके दांत जो रहते हैं कि जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिर जाते हैं, लेकिन जब हम बूढ़े होने लगते हैं तो ये पुनः गिर जाते हैं। अब हमारा एक चित्र है जिसको हम लोग देखते हैं। इस चित्र को हम लोग ध्यान से देखिए तो ये क्या है, मानव मुख का चित्र है जिसमें हमारे दांत के आकृति दी हुई है, चित्र दिया हुआ है। तो हमारे मुख को ध्यान से देखिए, जो ये दांतें होती हैं ये 3 दांत हैं और इस 3 दांत जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो चवर्णक कहलाते हैं। इस साइड भी ये 3 दांत होते हैं और यहाँ भी हमारे 3 दांत होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, तो चवर्णक बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, तो चवर्णक बोलते हैं। ये दांतें क्या कहलाते हैं, तो चवर्णक कहलाते हैं। चवर्णक को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोले थे, तो मोलर्स बोले थे। मोलर्स बोले थे। तो देखिए इधर 3 होते हैं, इधर 3 होते हैं और यहाँ पर भी 3 और ये यहाँ 3। तो कुल मिलाकर हमारे कितने हो जाते हैं चवर्णक, तो 12 हो जाते हैं। तो हमारे मुख में 12 चवर्णक दांत होते हैं। अब यहाँ पर चवर्णक के आगे क्या रहता है, तो अग्र चवर्णक रहता है। चवर्णक के आगे क्या होता है, तो अग्र चवर्णक होता है। अग्र चवर्णक जो होते हैं वो हमारे चवर्णक के आगे रहते हैं, जिनका काम क्या होता है, तो भोजन को पीसने या रगड़ने में काम आते हैं। तो इनको हम लोग अंग्रेजी में प्री मोलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री मोलर्स बोलते हैं। प्री मोलर्स में तो यहाँ देखिए प्री मोलर्स में हमारे निचले जबड़े में दाहिने साइड 2 और बाएं साइड भी 2 होते हैं। तो कुल निचले जबड़े में 4 होते हैं और ऊपरा जबड़ा में भी देखिएगा तो यहाँ पे 2 और इस साइड में भी 2 रहते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे जो अग्र चवर्णक होते हैं वो 8 होते हैं। अग्र चवर्णक से आगे जो रहता है हमारे मुख में वो रदनक दांत होते हैं। अग्र चवर्णक के आगे वाले दांत को क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में कैनाइन भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, रदनक बोलते हैं, अंग्रेजी में हम लोग कैनाइन बोलते हैं। तो जो कैनाइन होते हैं तो हमारे मुख में निचले जबड़े में 2 और ऊपरी जबड़े में 2 होते हैं। तो ये जो दांत है ये कैनाइन है और यहाँ पे देखिए ये वाले कैनाइन है। इसी तरह से हमारे ऊपरी जबड़े में जो होते हैं दांत ये और ये क्या होते हैं, तो ये कैनाइन होते हैं। तो 2 निचले जबड़े में होते हैं और 2 ऊपरी जबड़े में। तो कुल मिलाकर 4 हमारे पास रदनक होते हैं। रदनक के आगे हमारा जो होता है वो कृंतक होता है। ये जो आगे के 4 दांत होते हैं ये क्या होते हैं, तो कृंतक होते हैं। कृंतक होते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में इंसीजर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इंसीजर्स बोलते हैं। तो हमारे निचले जबड़े में 4 होते हैं, इसी तरह से ऊपरी जबड़े में भी ये हमारे पास 4 होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे कृंतक जो होते हैं कि कुल मिलाकर निचले जबड़े में 4 और ऊपरी जबड़े में 4, तो कुल मिलाकर 8 जो होते हैं कि इंसीजर्स हमारे मुंह में होते हैं। अब हम अगला चित्र को देखते हैं तो हम इसको आसानी से देख सकते हैं। ये जो 4 दांतें हैं और ये जो 4 दांतें हैं तो ये इनको क्या बोलते हैं, इंसीजर या कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसीजर या कृंतक बोलते हैं, इंसीजर। तो ये हमारे मुख में कितने होते हैं, तो ऊपर में 4 होते हैं और नीचे में 4 होते हैं। इसी तरह से हमारे मुंह में जो ये दांत हैं और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो रदनक होते हैं। रदनक होते हैं। ये जो होते हैं कि हमारे मुंह में ऊपरे जबड़े में 2 और निचले जबड़े में 2, तो कुल मिलाकर 4 होते हैं, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, तो कैनाइन है। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोले थे, कैनाइन बोले थे। तो यहाँ पर ये कैनाइन है, ये कैनाइन है, ये है और ये है। अब हम कैनाइन के पीछे देखते हैं तो हमारा क्या रहता है, अग्र चवर्णक होता है। तो ये 2 जो है कि क्या है, तो ये अग्र चवर्णक है। अग्र चवर्णक को जो हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो अग्र चवर्णक को हम लोग अंग्रेजी में प्री मोलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री मोलर्स बोलते हैं या अग्र चवर्णक। अब देखिए हमारे ऊपरी जबड़े में इस साइड में 2 होते हैं, यहाँ पर भी 2 होते हैं और इस साइड में 2 और निचले जबड़े में भी 2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऊपरी जबड़े में कुल 4 अग्र चवर्णक होते हैं और निचले जबड़े में कुल 4 चवर्णक होते हैं।
इस तरह से अग्रचवर्णक जो होते हैं कि हमारे मुख में कितने होते हैं, 8 होते हैं। अग्रचवर्णक के पीछे हमारा क्या होता है, तो चवर्णक होता है, और इस साइड भी चवर्णक। तो ये जो हमारे दांतें दिखाई रही है ये क्या है, चवर्णक है। इसको हम लोग अंग्रेजी में हम लोग मोलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर्स बोलते हैं। तो पिछले जो होते हैं कि इस साइड में हमारे 3 चवर्णक होते हैं, और इस साइड में भी हमारे 3 चवर्णक होते हैं। निचले जबड़े में भी इस साइड में 3 और दाहिने साइड में भी 3। तो कुल मिलाकर जो होते हैं कि 12 जो होते हैं कि अग्रचवर्णक होते हैं। तो हमारे मुख में कितने अग्रचवर्णक होते हैं, तो 12 अग्रचवर्णक होते हैं, जिन्हें भोजन पीसने में काम आते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्रियाकलाप। हम लोग 2.3 को देखते हैं और समझते हैं। क्रियाकलाप 2.3 में हमसे क्या कह रहा है कि 2 परखनली लीजिए, उन्हें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। परखनली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 2-5 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी परखनली बी में लीजिए। दोनों परखनली में 3 से 4 ml का मतलब होता है मिलीलीटर। क्या होता है, मिलीलीटर जल डालिए। अब दोनों परखनली में आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए। जैसा कि हम चित्र 2.4 में देख सकते हैं, क्या है, तो एक परखनली ए है, एक परखनली बी है। दोनों में हमने क्या किया है, तो जल लिया है और कुछ उबले हुए चावल, एक में चबाया हुआ चावल, बी में हमने चबाया हुआ चावल डाला है, एक में हमने ए में उबला हुआ चावल डाला है, फिर दोनों में हमने जल डाला है। अब क्या करना है कि आयोडीन का विलयन 2-3 बूंद उसमें डालना है। उनका प्रेक्षण कीजिए, माने उनको पता लगाइए कि क्या दोनों में घटित हो रहा है। आप परखनली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परखनली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्र एवं अध्यापक से कीजिए। लाला रस चावल के मड को शर्करा में बदल देता है। जो लाला रस होते हैं वो क्या करता है, चावल के मड को शर्करा में बदल देते हैं। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है। जीभ जो होते हैं, टंग जो होते हैं हमारा क्या है, वो मांसल पेशीय हैं, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। मुख गुहिका के अधर तल से जब हम मुख में देखते हैं तो क्या होती है, अधर तल से जुड़ी रहती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है। अग्रभाग क्या होता है, स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। जीभ जो रहता है कि किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? अब हमसे पूछ रहा है कि क्या जीभ के कार्य ज्ञात हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मिठाई और दंतक्षय क्या होता है। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं। हमारे मुख में जीवाणु हमेशा पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करने के वृद्धि करने लगते हैं। वास का मतलब मुंह में रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो वृद्धि करने लगते हैं जीवाणु। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं, अगर हमारा मुंह गंदा है या उसमें भोजन के कुछ अंश है तो वो क्या करता है, भोजन की शर्करा का विघटन करके अम्ल को निर्मोचित करते हैं। यह जानने के लिए अम्ल क्या है, अध्याय 4 देखिए। अब हम लोग अम्ल क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 4 में। यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं। यही अम्ल जो होते हैं धीरे धीरे हमारे दांत को क्षति पहुंचाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग दंत क्षय बोलते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है। अगर दंत क्षय हमारे शरीर में हो रहा है दांतों में, अगर हम उसका इलाज नहीं कराएंगे तो इसका पीड़ा जो होता है कि अधिक बढ़ने लगती है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। और जब पीड़ा अधिक असहाय हो जाएगी और चरम अवस्था में चली जाएगी तो वो दांत हमारे टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय पदार्थ, चीनी युक्त मिठाइयाँ और अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। जो चॉकलेट है, ठंडे पेय पदार्थ है या चीनी युक्त मिठाइयाँ होती हैं, ये सभी दंत क्षय के मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। इन्हीं के कारण दंत क्षय होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। इसीलिए हमें प्रतिदिन कितना 2 बार ब्रश करना चाहिए या दातुन करनी चाहिए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कूला करना चाहिए। इसीलिए हम कुछ भी खाना खाएं तो क्या करना चाहिए, कूला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली हुई वस्तु नहीं डालनी चाहिए।
और मुख के अंदर जो है कि कभी भी गंदी उंगली अथवा बिना किसी चीज़ धुली हुई चीज़ को नहीं डालना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। जीभ का हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं? तो हम लोग बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है। जीभ जो होता है भोजन में लार मिलाने का कार्य भी करती है। ये देखिए हमारा 2.6 में जीभ का चित्र दिया हुआ है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये जो होता है कि क्या होती है, तो ये एक मांसल पेशी होती है। मांसल पेशी होती है। इसके जो अगला भाग रहते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कहीं भी मूव कर सकती है। और इसके पिछला सिरा जो रहता है कि वो जुड़ी रहती है मांसल से, पेशिये से, तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ जो होती है कि किसी चीज़ को हमको निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ से ही हम लोग स्वाद का पता लगाते हैं। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है। जीभ पर हमारा क्या होता है? तो स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। अब क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब देखिए 2.4 में क्रियाकलाप जो दिया हुआ है उसको हम पढ़कर स्वाद कलिकाओं का पता लगाते हैं। तो क्रियाकलाप 2.4 को हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। अब हमको जो पदार्थ दिए हुए हैं उसका अलग अलग विलयन तैयार करना है। एक में क्या है? तो चीनी का विलयन, दूसरा में नमक का विलयन, 3 में हमको नींबू का रस, 4 में हमको नीम की पत्ती अथवा करेले का रस लेना है। दूसरा बिंदु क्या है? अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। अब हमको एक मित्र को लेना है, उसके आंखों पर पट्टी बांध देना है और उसको कहना है कि जीभ को बाहर निकाल कर रखे। चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंद रखिए। अब हमने जो विलयन बनाया हुआ है उसको क्या करना है? बारी बारी से 1-2 बूंद उसके जीभ पर रखना है। विलयन के रखने के लिए दांत कुरेदने की सीख का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक सीख का उपयोग कीजिए। इस तरह से प्रत्येक विलयन के लिए हमको अलग अलग सीख का उपयोग करना है और प्रत्येक विलयनों का परीक्षण करना है और जांच करना है। अब हमारा चौथा बिंदु क्या है? अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे, कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अब हमारा 5वां बिंदु कह रहा है कि अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें तथा चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदन का मतलब होता है अनुभव, उसके द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के साथ इस क्रियाकलाप को दोहराइए। और हमको इस क्रियाकलाप को क्या होता है कि और दोस्तों के साथ हम लोग अलग अलग विलयन को दोहरा सकते हैं। अब हमारा अगला होता है भोजन नली या ग्रासिका। भोजन नली या ग्रासिका निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रासिका में जाता है। जो हम लोग भोजन निगलते हैं वो कहाँ जाता है? तो वो ग्रास नली अथवा ग्रासिका में जाता है। चित्र 2.2 में देखिए। ग्रासिका गले एवं वक्ष से होती, ग्रासिका जो होती है कि गले और वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रासिका के भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। जिस तरह से हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो ग्रासिका नली में जाती है और ग्रासिका नली में क्या होता है? हमेशा संकुचन होते रहता है। तो संकुचन होने के कारण ही भोजन क्या होता है कि ग्रासिका नली से नीचे सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। रियलिटी में वास्तव में जो संपूर्ण आहार नाल है वो क्या होते रहते हैं? संकुचित होते रहते हैं, मैंने सिकुड़ते रहते हैं। तथा यह गति भोजन को चित्र 2.7 नीचे की ओर धकेलती रहती है। और जो भोजन होते हैं उसको क्या कहती है? संकुचित होकर वो हमेशा नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आमाशय क्या होते हैं? खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करते हैं। फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। फलस्वरूप क्या होता है? वो वमन द्वारा बाहर या वोमिटी द्वारा बाहर निकल जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो। ऐसी घटना को याद कीजिए जब हमने खाना खाया हो, नहीं पचा हो, तो क्या होता है? वोमिटी के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसके कारण के विषय में सोचिए।
अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। जैसा कि देख सकते हैं इस चित्र में हमारा दिया हुआ है 2.7 में ग्रासिका में क्या क्या होते हैं। तो यहाँ ग्रासिका को हम लोग देखते हैं। ये क्या है कि मैंने मुख में जो हमने आहार नाल में जो मुख नालिका से मुख गुहिका से हमने जो भोजन को अंतःग्रहण किया है वह भोजन धीरे धीरे हमारा कहाँ आ जाता है, तो ग्रासिका में आ जाता है। ग्रासिका में आने के बाद वो भोजन में ग्रासिका जो होती है कि ग्रासिका नली हमेशा सिकुड़ती रहती है या संकुचित होती रहती है। संकुचित होने से वो क्या करती है कि भोजन को नीचे की तरह धकेलती रहती है। ठीक है, तो भोजन नीचे से धकेलती रहती है तो वो धीरे धीरे भोजन नीचे आकर कहाँ चला आता है, आमाशय में चला आता है। अब हम आगे आमाशय के बारे में देखते हैं कि आमाशय क्या है। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। आमाशय जो होती है कि एक मोटी भित्ति वाली थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है। यह कैसा होता है, तो यह चपटा एवं जे की ABCD के जे की आकृति की तरह होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आमाशय जो होता है आहार नाल के सबसे चौड़ा भाग होता है। यह एक ओर ग्रासिका नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। आमाशय क्या करता है, तो ग्रासिका नली से खाद्य पदार्थ को लेता है और दूसरी ओर क्षुद्रांत में मतलब छोटी आंत में भेज देता है। कहाँ भेज देता है, छोटी आंत में भेज देता है। कभी आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं तो वो क्या होता है कि हमें खांसी आने लगती है, हिचकी आने लगती है या घुटन महसूस होने लगता है। जब ये भोजन के कण या खाद्य कण हमारे श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। जो हमारे शरीर में श्वास नली होती है वो नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रासिका के साथ साथ चलती है। जो श्वास नली होती है वो ग्रासिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। परंतु ग्रसनी में जो होते हैं वायु मार्ग और भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है। भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है। जो हम लोग ग्रसनी होते हैं उसमें एक वायु और भोजन दोनों एक ही मार्ग से जाते हैं, तो उस ग्रसनी को एक मांसल रचना वाल्व की तरह होती है जो उसको कार्य करती है और रोकती है, जो श्वास नली को ढक लेती है। जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो वो मांसल रचना वाल्वा होती है, वो क्या करती है, तो श्वास नली को ढक लेती है और भोजन नीचे की ओर चली जाती है। लेकिन जब वो श्वास नली खुली रहती है इसीलिए हमको छींक या खांसी या घुटन जैसी महसूस होती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। श्वास नली को ढक देता है और भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन अनुभव होता है तथा हिचकी या खांसी उठती है। आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं क्या होते हैं, तो HCl इनका सूत्र होता है। आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान कर। श्लेष्मा जो होता है कि आमाशय के आंतरिक भाग में अंदर वाले भाग को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। जो अम्ल होते हैं वो माध्यम को क्या बना देते हैं, तो अम्लीय बना देते हैं, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता होती है। इसीलिए जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं उसको पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता करती है, क्योंकि वो जो पदार्थ होते हैं माध्यम होता है वो अम्लीय हो जाता है। पाचक जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। जो पाचक या जठर रस होते हैं वो प्रोटीन को सरल में तोड़ देते हैं, जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में विघटित कर देते हैं, तोड़ देते हैं। अब हम लोग क्षुद्रांत के बारे में देखते हैं। क्षुद्रांत मतलब को हम लोग छोटी आंत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छोटी आंत भी बोलते हैं। क्षुद्रांत लगभग
7.5 मीटर लंबी होती है। क्षुद्रांत जो होती है कितना होता है, तो 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। ठीक है, कितना लंबा होता है, तो 7.5 मीटर। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते रहते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। यकृत जो रहते हैं कि वो गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होते हैं। जो उदर मतलब पेट के दाहिनी ओर स्थित रहता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो क्षुद्रांत होते हैं वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीत रस स्रावित करती है। यह पीत रस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। जो क्या होता है, तो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, जिसे हम लोग पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पित्ताशय कहते हैं। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कभी भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि वसा के पाचन में कौन सहायक होते हैं, तो पीत रस सहायक होते हैं। वसा के पाचन में पीत रस सहायक होते हैं। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय जो है वो क्या है, तो हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। ये कहाँ स्थित होता है, तो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। अग्नाशिकी रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। ये अग्नाशिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इसके उनके सरल रूप में और ये जो जटिल रूप में रहते हैं उसे क्या करता है, तो वो सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंच जाता है, और आंशिक रूप से जो भोजन पचा हुआ होता है वो धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, तो क्षुद्रांत में चला जाता है। यहाँ आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। जहाँ पर कौन सा रस पाचन क्रिया को पूर्ण करता है, तो आंत्र रस जो होता है वो पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट्स सरल शर्करा जैसे ही ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, वसा अम्ल ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। जो वसा होते हैं वो वसा जो शर्करा होगा वो किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में बदल जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट शर्करा किस में बदलेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट या शर्करा जो होंगे वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा जो होते हैं, वसा जो रहेगा वो तो वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल जाएंगे। जो हमारे शरीर में प्रोटीन रहेगा वो प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं। प्रोटीन बदलता है एमिनो अम्ल में, वसा बदलता है वसा अम्ल ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट और सरल शर्करा ग्लूकोज में बदलता है। एक विलक्षण घटना द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया। आमाशय में एक छिद्र हो गया। और क्या हो गया, आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्लूमोंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका। वो अमेरिकी सैनिक चिकित्सक ब्लूमोंट ने क्या किया, उसकी जान बचा लिया, लेकिन जो उसका आमाशय में छिद्र हुआ था उसको वो भर नहीं पाया। उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्लूमोंट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। और जो ब्लूमोंट तो उसको क्या हुआ, तो आमाशय के अंदर झांकने का एक दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए। ब्लूमोंट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। आमाशय जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था और आमाशय की भित्ति से कोई तरल पदार्थ स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पचना पूरा हो जाता है। आमाशय जो क्षुद्रांत में तभी खुलेगा जब भोजन का पचना शुरू होगा, नहीं तो वो क्या रहते हैं, वो बंद रहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं क्षुद्रांत में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। जो भोजन
पचे हुए होते हैं वो रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण बोलते हैं। इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? तो अवशोषण बोलते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है। जो क्षुद्रांत होते हैं उसके आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान कुछ उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिसे दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दीर्घरोम या रसांकुर बोलते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। जो हमारे शरीर में दीर्घरोम होते हैं वो क्या होता है? तो पचे हुए भोजन को अवशोषण हेतु वो अपना तल क्षेत्र बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। जो प्रत्येक हमारे शरीर में दीर्घरोम होते हैं उसमें सूक्ष्म माने छोटी रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। जहां उनका उपयोग किस पदार्थों को? तो जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है। जो हमारे शरीर में कोशिकाओं में जो उपस्थित ग्लूकोज रहते हैं वो विघटित हो जाते हैं किसमें? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसमें वो टूट जाएंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में और जल में H2O में वो टूट जाते हैं और हमारे शरीर में ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पचना नहीं होता अथवा अवशोषण नहीं होता है वह बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। जो हमारे शरीर में भोजन जो जाते हैं और जो भोजन पचते नहीं है वो कहाँ? तो वो नलिकाओं द्वारा अवशोषण नहीं होता है, उसे बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं बृहदान्त्र के बारे में। तो बृहदान्त्र को हम लोग बड़ी आंत भी बोलते हैं। बृहदान्त्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। ये जो होता है कि क्षुद्रांत की तरह अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। तो कितनी बड़ी होती है? तो 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है और जो बचा हुआ पदार्थ रहते हैं वो कहाँ चला जाते हैं? तो मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। ये किस रूप में रहता है? तो अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल क्या हो जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो निष्कासन बोलते हैं। अब हमारा 2.3 घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। घास खाने वाले जंतु जो हैं वो पाचन कैसे करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं। जो घास खाने वाले जानवर हैं वो हमेशा जुगाली करते रहते हैं। जब वे खा न रहे हो, जब वो नहीं खा रहे हो तभी वो हमेशा जुगाली करते रहते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। जो घास खाने वाले जंतु होते हैं वो घास को क्या करते हैं? जल्दी जल्दी से निगल कर आमाशय के एक भाग में क्या भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है। जहां आमाशय के एक भाग में भंडारित करते हैं वह भाग क्या कहलाता है? रूमेन या प्रथम आमाशय कहलाता है। क्या कहलाएगा? रूमेन अथवा प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। जो रूमिनेंट होते हैं वो आमाशय में 4 भाग में बटे होते हैं। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। रूमेन में जो होते हैं कि भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल या कड कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगाल या कड कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है। इसको क्या करते हैं? वो जंतु छोटे छोटे टुकड़े को पिंडकों के रूप में पुनः मुंह में लाते हैं और
जिसे वह चबाते रहते हैं, जिसे क्या करते हैं, वह चबाते रहते हैं, इसीलिए हमें वो जुगाली करते हुए दिखता है। इस प्रक्रम को हम लोग रोमंथ या जुगाली करना कहते हैं। क्या बोलते हैं, रोमंथ या जुगाली करना कहते हैं। तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोममंथी कहलाते हैं। ऐसे जंतु को हम लोग रूमिनेंट या रोममंथी कहलाता है। जैसा कि हम चित्र 2.9 में देख सकते हैं, ये एक शाकाहारी जंतु है जो मुख द्वार से क्या कर रहा है, किसी घास को ले रहा है। ये घास जो होते हैं कि धीरे धीरे ग्रासिका से कहाँ चला जा रहा है, अमाशय में चला जा रहा है। अमाशय में क्या करता है, वह भोजन का भंडारण कर लेता है, जिसको रूमिनेंट बोलते हैं। वो भोजन को जब एक जगह भंडारित कर लेता है और धीरे धीरे वो भोजन को पिंडकों के रूप में मुख में लाता है और चबाते रहता है, जिससे वो उसके शरीर में भोजन का पाचन होते रहता है। ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रूमिनेंट अथवा रोममंथी कहलाते हैं। घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है। घास में जो होता है कि सेल्यूलोज बहुत मात्रा में पाई जाती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो सेल्यूलोज क्या है, तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोममंथी पशु, हिरण आदि के रूमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। जो रूमिनेंट अथवा रोममंथी पशु होते हैं, उनमें रूमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते। बहुत से जंतु एवं मानव ऐसे भी होते हैं जो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है। कुछ जानवर जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। ये भोजन के पाचन, सेल्यूलोज के पाचन कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित रहते हैं, जो मनुष्य में उपस्थित नहीं होते हैं। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र होता है। फिर भी वे किस प्रकार भोजन का अंतः ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग 2.4 अमीबा में संभरण एवं पाचन की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। हमारा क्या कह रहा है, अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा क्या है, तो एक कोशिकीय जीव है जो जलाशयों में पाया जाता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। अमीबा में जो होता है कि क्या होती है, तो एक कोशिका झिल्ली होती है। यह गोल संघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धमनियां होती है। इनमें अमीबा में जो होती है कि अनेक धमनियां पाई जाती है। चित्र 2.10 में दिखाया गया है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। अमीबा जो होते हैं अपनी आकृति एवं स्थिति हमेशा बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकलता रहता है। अमीबा में जो होते हैं कि हमेशा एक प्रवर्ध निकलता रहता है, जिन्हें हम लोग पादाभ बोलते हैं या कृत्रिम पाँव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पादाभ बोलेंगे या कृत्रिम पाँव बोलते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करता है। जो अमीबा में पादाभ होते हैं वे अमीबा को गति एवं भोजन पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अमीबा जो होते हैं कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। तो यह खाद्य कण के चारों ओर पदार्थ विकसित करके उसे निगल लेता है। तो अब अमीबा को जब भोजन का आभास होता है तो ये क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को खाद्य कण के चारों ओर पदार्थ को जो माने कृत्रिम पाँव होते हैं उसे विकसित करके उसको निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाता है और जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो अमीबा के खाद्य धानी में फंस जाते हैं। जैसा कि चित्र
एक जीरो में दिखाया गया है। ये अमीबा का चित्र है जिसमें एक केंद्रक होता है। ये क्या होते हैं? तो एक कोशिकीय जीव है। ये क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है जिसमें एक केंद्रक होता है, एक झिल्ली होता है। यहाँ पर क्या होता है? तो भोजन अंतः ग्रहण किया जाता है। खाद्य कणिका है। यहाँ पर ये जो होते हैं वो खाद्य धमनियाँ हैं जिससे भोजन का अंतःग्रहण होता है। और धीरे धीरे अमीबा क्या कहता है? बहि अक्षेपी जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं। और ये जो फैले फैले होते हैं ये क्या होते हैं? तो पदाव होते हैं या कृत्रिम पाँव होते हैं। क्या होते हैं? कृत्रिम पाँव होते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस जो होते हैं कि स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है। जो पाचक रस स्रावित होते रहते हैं ये पाचक रस क्या करते हैं? तो खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और पचा हुआ खाद्य जो रहता है वो धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की अवशोषित पदार्थ जो रहते हैं अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्यान्नी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है। जो भोजन का प्रक्रम है वो आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में सामान्यतः समान होते हैं, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं। जहाँ खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? तो हम लोग जटिल खाद्य पदार्थों का ग्रहण करते हैं, अंतःग्रहण करते हैं, उसे सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं सभी में ऊर्जा मुक्त की जाती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में हस्तांतरण के विषय में पढ़ेंगे। हम लोग अगले अध्याय में आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से अब हम आगे सारांश को देखते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या क्या सीखा। आपने क्या सीखा? तो हमारा पहला बिंदु है कि जंतु पोषण में पोषण आवश्यक, जंतु अंतःग्रहण की विधि एवं शरीर में उनका उपयोग सम्मिलित है। जंतु पोषण में पोषण आवश्यकता, भोजन अंतःग्रहण की विधि एवं शरीर में उनका उपयोग जो होता है वो क्या होते हैं? तो हमेशा सम्मिलित होते हैं। हमारा अगला बिंदु क्या था? क्या सीखा था? आहार नाल स्रावित ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव पाचन तंत्र का निर्माण करती है। जो आहार नाल अथवा स्रावित ग्रंथियां होती है वो संयुक्त रूप से मानव पाचन तंत्र का निर्माण करती है। इसमें क्या क्या होते हैं? तो पहला हमने देखा था कि मुख्य गुहिका, दूसरा हमने देखा ग्रासिका, तीसरा आमाशय होता है, चौथा क्षुद्रांत होता है, उसके बाद बृहद्रांत है जो मलाशय में समाप्त हो जाती है। बृहद्रांत जो होते हैं वो मलाशय में समाप्त हो जाती है तथा छठा हमारा है गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ, और जो पाचक रस स्रावित करती है वो कौन कौन सी ग्रंथियाँ है? तो हमने पहला देखा था लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, आमाशय की भित्ति, क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। ये सभी हमने क्या देखा था कि ये सभी ग्रंथियाँ जो होता है कि पाचक रस स्रावित करती है। तीसरा हमारा बिंदु है कि विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियाँ भी भिन्न है। हमने देखा था कि अलग अलग जीवों में भोजन ग्रहण करने की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। अब हमने आगे है चौथा बिंदु है पोषण एक जटिल प्रक्रम है। पोषण जो है कि जो एक जटिल प्रक्रम है जिसमें पहला है अंतःग्रहण, दूसरा क्या है? पाचन है, तीसरा उसका अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, उसके बाद निष्कासन है। जब हम किसी पोषण को अंदर लेते हैं आहार नाल से या मुख नाल में तो हम देखते हैं कि पोषण जो होते हैं कि उसका पहले हम लोग अंतःग्रहण करते हैं, अंतःग्रहण करने के बाद उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद जो जो जरूरी चीज़ें होते हैं उसका शरीर में हमारा अवशोषण होता है, अवशोषण होने के बाद स्वांगीकरण होता है और हमारे जो शरीर में भोजन में अपशिष्ट और अनपचे पदार्थ रहते हैं उसका जो होता है कि निष्कासन होता है। हमारा अगला बिंदु हमने देखा था कि मड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। हमने देखा था कि मड जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसका पाचन जो होता है कि मुख से ही हमारा प्रारंभ हो जाता है।
प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्नाशय से अग्नाशिक स्राव एवं क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। हमने देखा था कि ये सभी यकृत से स्रावित रस, अग्नाशय से अग्नाशी स्रावित रस, क्षुद्रांत भित्ति से द्वारा स्रावित पाचक रस, ये सभी घटकों का पाचन जो होता है कि क्षुद्रांत में ही पूरा हो जाता है, छोटी आंत में ही पूरा हो जाता है। उसके बाद बचे हुए या अनपचे पदार्थों को हम लोग देखे थे कि बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है, जहां अम्लों का अवशोषण हो जाता है। वहाँ पर अब अगला हमने देखा था कि जल एवं कुछ लवण बृहदान्त्र में अवशोषित होते हैं, और जल और कुछ लवण जो है उनका बृहदान्त्र में अवशोषित होता है, मैंने बड़ी आंत में उसका अवशोषण होता है। अवशोषित पदार्थों शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, और जो हमारे शरीर द्वारा अवशोषित पदार्थ होते हैं उसे शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हमने अगला बिंदु सीखा था कि बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता, और जो खाद्य पदार्थ बिना पचे हुए हो, अपशिष्ट हो, जिनका अवशोषण हमारे शरीर में नहीं होता है, वो मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जो निष्कासन की प्रक्रिया द्वारा होता है। इस तरह से हमारा अध्याय 2 प्राणियों में पोषण समाप्त हो गया। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या हो या और बेहतर तरीके से आपको जानने की रुचि हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, उसे और भी बेहतर तरीक़ों से बताया जाएगा और आपको समस्याओं को हल किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।